औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम युसब्बिहु लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द। शुरू अल्लाह के प्यारे पाक नाम से जो कायनात का मालिक, राज़िक़, खालिक और हर चीज़ पे कादिर है, और बेशक वही वहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों लामतनाही, करोड़ों अरबों लामतनाही दो सलाम आपके अल्लाह के प्यारे नबी के नाम, जिनके इस्म शरीफ अगर मेरी ज़ुबान पे भी आए तो काश कि मेरी ज़ुबान को दुनिया भर की खुशबुओं से धोया जाए, मैं दुनिया भर की खुशबुओं से वज़ू करूँ और अपनी आंखों का भी आंसुओं से वज़ू करूँ, तब आपकी खिदमत आलिया में दुरूद शरीफ भेजूँ। हज़ारों दुरूद शरीफ आपकी खिदमत में। विद दिस वी कम टू दी 7th लेक्चर, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। बिफोर वी प्रोसीड फॉर द लेक्चर, एज वी हैव डिसाइडेड कि हमने पहले भी डिसाइड किया हुआ है कि एक मैसेज ऑफ गुडनेस मैं अपने स्टूडेंट्स के नाम, अपनी कम्युनिटी के नाम, अपने कोलीग्स के नाम करता हूँ। तो आज का मैसेज है, एवरी होम इज़ अ यूनिवर्सिटी एंड दी पेरेंट्स आर दी टीचर्स। हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स का सबसे बेहतरीन एसेट है, जो नंबर 1 एसेट है, दे आर दी चिल्ड्रन, दे आर नेक्स्ट जनरेशन। और ये जो बच्चे हैं हमारा सबसे कीमती असासा है, और आज हम इनकी जिस तरह ट्रेनिंग करके जाएंगे, जिस तरह इनको ग्रूम करेंगे, कायनात में कम्पिटिटिव स्किल्स देंगे, कायनात में सेल्फ ग्रूमिंग देंगे, कंसेप्ट ऑफ बैलेंस देंगे, गुड मैनरिज्म देंगे, आई थिंक दे विल परफॉर्म गुड। जब वो अच्छा परफॉर्म करेंगे तो हम भी खुश होंगे। जब हम खुश होंगे और वो नेक अमल और बेहतरी की तरफ, कम्युनिटी की वेलफेयर की तरफ आएंगे, तो अल्लाह ताला लॉ ऑफ नेचर के तहत, लॉ ऑफ गुडनेस के तहत, लॉ ऑफ क्लॉकवाइज जो मैंने कहा था कि गुडनेस कम्स बैक टू यू, उसके तहत इंशाल्लाह हमें भी उसका अजर देंगे। दूसरी बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है, जो दूसरा मैसेज है और बहुत अहम है, वो ये है कि हदीस शरीफ है कि हमसायों के हकूक़ का ख़ास ख्याल रखें। कम्युनिटी वेयर डू वी लिव, हमें उनके इतने हकूक़ ज़्यादा डिफ़ाइन किए गए हैं कि एक स्टेज पे आया कि कहीं लोगों को, सहाबाए किराम को, लोगों को थोड़ा डाउट होना शुरू हो गया कहीं हमसाये का सामट उसकी इनहेरिटेंस भी या प्रॉपर्टी में भी राइट ना हो। सो वेन एवर वी लिव, वेर एवर वी लिव, तो हमारे जो नेबर्स हैं राइट पे, लेफ्ट पे, हर जगह, जो फ्रंट पे, जो ऑफिस कोलीग्स हैं, इनके साथ हमने साइन ऑफ गुडनेस के साथ रहना है, पॉजिटिविटी के साथ रहना है, अच्छाई के साथ रहना है, वायलेंस फ्री रहना है, और नेक नीति के साथ जो बात जिस तरह हम उसको लाइफ की इस कॉम्पिटिटिवनेस में आगे उसको असिस्ट कर सकते हैं वो करना है। सो डू गुड, हैव गुड, वन लाइनर ये कहूँगा। और दूसरा जो ज़रूरी, जो हर दफ़ा मैं कहता हूँ और इस दफ़ा भी कहूँगा और हमेशा कहता रहूँगा कि लेट्स रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, लेट्स सर्व आवर पेरेंट्स। ये एक ऐसा असासा अल्लाह पाक ने हमें दे दिया है जिसकी कायनात में कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। दिस इज द मोस्ट कॉस्टली एंड मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड गिवन टू अस बाय अल्लाह ऑलमाइटी, दैट इज द पेरेंट्स। तो लेट्स ओन आवर पेरेंट्स, लेट्स रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड लेट्स कीप देम हैप्पी। और हम प्रॉमिस करें एक दूसरे से कि हम उनको खुशियाँ देंगे, खिदमत करेंगे और एक अच्छाई का माहौल देंगे, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप के प्रिंसिपल के तहत, प्रोडक्टिविटी के प्रिंसिपल के तहत हमारी सेल्फ प्रोडक्टिविटी से लेके टुवर्ड्स दी हमारी प्रोफेशन, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारी इंटरप्राइज, हमारी प्रोडक्टिविटी बेहतर होती है। तो एवरी होम इज़ अ यूनिवर्सिटी एंड दी पेरेंट्स आर दी टीचर्स। तो ये भी एक होम प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट था कि जो हर घर है एक यूनिवर्सिटी की तरह है, कॉलेज की तरह है, एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, और जो पेरेंट्स हर जो नई चीज़ सिखाएंगे अपने बच्चों को, दे आर द बेस्ट टीचर्स फॉर देम एंड दे आर द बेस्ट ग्रूमर्स फॉर देम, इवन स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ इन्फेंसी, उनके चाइल्डहुड और बचपन से लेके उनके एक बालग एज के आने तक। लास्ट लेक्चर जो हमने कवर किया था, लेक्चर 6, उसके कुछ समरी में आपसे शेयर करना चाहूँगा। हमने लेक्चर 6 में सबसे पहले इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी की बात की थी कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। फिर हमने प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट फैक्टर्स के बात की थी कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सेकंड थ्योरी का उसको नाम है, उसमें कुछ फैक्टर्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स थे, कुछ उसमें मैनेजमेंट फैक्टर्स थे, कुछ उसमें प्रोडक्शन फैक्टर्स हैं, कुछ उसमें गवर्नमेंट फैक्टर्स, कुछ उसमें फिनांस फैक्टर्स। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स, मैनेजमेंट फैक्टर्स, प्रोडक्शन फैक्टर्स, गवर्नमेंट फैक्टर्स और फिनांस फैक्टर्स। इनके आगे आगे कुछ सब फैक्टर्स है जिसको हमने बड़ी इन लेंथ बात की थी कि जब भी प्रोडक्टिविटी इन्हांस करनी हो कि कौन से डोमेन में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं और उनका क्या क्या रोल है टुवर्ड्स द इम्प्रूवमेंट और एनहांसमेंट।
इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, द मोस्ट important economic changes are in employment patterns and the compositions of capital, technology, scale and competitiveness. अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर की समवट बात कर रहे हैं, तो जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, उसका रोल बात करते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स का प्रोडक्टिविटी में, तो कैपिटल, टेक्नोलॉजी, स्केल और कॉम्पिटिटिवनेस उसके अहम तरीन इसकी वजह से चेंजेस आती हैं एंड दे ब्रिंग अ रैपिड चेंजेस टुवर्ड्स दी थिंग्स. एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग. पहले देयर वास्ट लैंड एरियाज, एग्रीकल्चर सेक्टर था, ह्यूमन बीइंग्स ओनली कंसर्न टू जस्ट ग्रो फूड आउट ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड एंड जस्ट टू लिव अ लाइफ. लेकिन उसके बाद एक पैराडाइम शिफ्ट आई जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ लोग ज्यादा रागब हुए. दे वर टिल्टेड टुवर्ड दैट साइड और हैव काज्ड एन इकोनॉमी वाइड इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी दैट हैज सरपास्ड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ विद इन एनी वन सेक्टर इन डेवलपमेंट कंट्रीज. इन अदर वर्ड्स कि जब समवट आपका पैराडाइम एक एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ हुआ, प्रोडक्शन की तरफ आप आए, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आए, तो प्रोडक्टिविटी जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की तरफ शिफ्ट होगी फ्रॉम द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी. ये एक लीडिंग एलिमेंट बन गई. द स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट्स ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट एट मैक्रो लेवल. ये जो स्टेटमेंट है ये मैक्रो लेवल की है कि स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट्स जो हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं और इनकी आगे जो इनपुट आता है वो भी मैक्रो लेवल पे बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशंस देता है. वेरिएशंस इन कंपोजिशन ऑफ कैपिटल आल्सो अफेक्ट प्रोडक्टिविटी. कंपोजिशंस ऑफ कैपिटल, डिफरेंट कैपिटल की जो कंपोजिशंस हैं, उनकी प्राइसेस हैं, उनकी फ्लक्चुएशंस हैं, उनकी इंटरनल डायनेमिक्स हैं, इन्होंने भी प्रोडक्टिविटी पे काफी ज्यादा असर डाले. प्रोडक्टिविटी एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अभी प्रोडक्टिविटी की सामत रिलेशनशिप बात करेंगे हम कि ये ग्लोबल और उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ पे इसकी क्या रिलेशनशिप है और इसकी क्या इम्पैक्ट है. हाउ डज इट अफेक्ट्स दैट वे. अबाउट हाफ ऑल यूएस इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट विद पीएचडी डिग्रीज वर बोर्न आउटसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स. ये एक प्रीमाइस है कि ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंजीनियर्स और पीएचडीज आउटसाइड द यूएस उन्होंने, जिसको हम कहते हैं उन्होंने ब्रेन अट्रैक्ट किया यूएस वालों ने. इन दिस लेक्चर यू विल लर्न व्हाई कंट्रीज दैट अट्रैक्ट एंड रिटेन द वर्ल्ड्स हार्डेस्ट वर्किंग पीपल टेंड टू एक्सपीरियंस द हाईएस्ट सस्टेन्ड रेट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. बेसिकली इन्होंने वर्ल्ड के ब्रेन को अट्रैक्ट किया, मोर देन हाफ ऑफ यूएस इंजीनियर्स और पीएचडीज को उधर अटैक करके फिर उनको एम्प्लॉय किया, राइट मैन राइट जॉब की, फिर ग्रोथ ली, फिर प्रोडक्टिविटी ली. और उसको जैसे पिछले लेक्चर्स में हमने कवर भी किया कि दे हैव रेज्ड इट टू दी 2.5, दे हैव डिसाइडेड रादर इट्स अ प्रिंसिपल पॉलिसी डिसीजन विद देम कि 2.5% पर एनम ग्रोथ रेट होगा उनका प्रोडक्टिविटी का यूएस लेवल पे एज ए कंट्री. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो इसमें हम रखेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे और विल रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ रेट्स और एक्सप्लेन व्हाई प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस आर क्रूशियल फॉर द मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ. कि थोड़ी सी इसके रिलेशनशिप भी देखेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ बगैर प्रोडक्टिविटी के मेंटेन ही नहीं रह सकती. हाउ इट इज डन. डिस्क्राइब दी फंडामेंटल डिटरमिनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक. फंडामेंटल डिटरमिनेंट्स जो है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, उन पे बात होगी. और अंडरस्टैंड दी बेसिस ऑफ न्यू ग्रोथ थ्योरी. जो नई ग्रोथ थ्योरी डेवलप हो रही है, जो अमर्ज हो रही है, उसके जेनेसिस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, हाउ इट इज बीइंग कंपाइल्ड और इसके क्या वो चीजें हैं जो इसमें बेहतर रोल प्ले कर रही हैं. Did you know that only one European nation, that is Luxembourg, has per capita real GDP higher than the USA per capita GDP? ये एक जस्ट इंफॉर्मेशन है एंड जस्ट अ सरप्राइज फॉर यू ऑल के उनकी यूएस की एक ही, उस यूएस एक ही कंट्री की ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी है. और पर कैपिटा जीडीपी हैज ग्रोन मोर रैपिडली इन सम यूएस स्टेट्स देन इन सम यूरोपियन नेशंस. यूएस स्टेट्स की पर कैपिटा जो इनकम है यूएस की अपनी कुछ स्टेट्स में, कुछ यूरोपियन यूनियन के डिफरेंट कंट्रीज की निस्बत थोड़ी उसकी रेशियो ज्यादा है. हाउ डू वी डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ. व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ. आपके ख्याल में क्या हो सकती है इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या होगी. ओके, फॉर योर असिस्टेंस आई शेयर विद यू. इकोनॉमिक ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स द फैक्ट दैट मोर ऑफ ऑल गुड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी. वी रिपीट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन.
इकोनॉमिक ग्रोथ रिफ्लेक्ट्स, ये शो करती है द फैक्ट दैट, ये वो इस फैक्ट को शो करती है ऑल गुड्स, ज्यादातर चीजें कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी के साथ ही प्रोड्यूस की जा सकती हैं। ये फिगर है फिगर 9.1 जिस पे लिखा है हमने, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करती है। अगर आप गौर से देखें इस फिगर को और जस्ट बी अ बिट मोर फोकस्ड, हम पहले इसके हॉरिजॉन्टल साइड देखते हैं। हॉरिजॉन्टल साइड पे है जी एनुअल आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स का जो एनुअल आउटपुट है वो हॉरिजॉन्टली शो किया गया है। वर्टिकली शो किया है एनुअल आउटपुट ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स। बेसिकली ये कंपैरिजन शो किया है इन्होंने, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को इन्होंने वर्टिकली शो किया और एनुअल गुड्स ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स को हॉरिजॉन्टली शो किया। 2009 का एक ग्राफ इन्होंने ड्रा किया विच इज शोन इन ब्लू कलर, और देन दे आर हेडिंग टुवर्ड्स 2035 कि यानी कितना उसमें गैप है, और जो उस रेशो के तहत है जो 2.5% पर एनम के लिहाज से, ग्रोथ रेट के लिहाज से चल रही। इन द सिंपल पीपीसी अबव, एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन स्टीमिंग फ्रॉम द इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एन आउटवर्ड शिफ्ट, कि हमें शो हो रहा है कि दे आर ऑल आर ओन टुवर्ड्स द इंप्रूविंग एंड, यानी जो ग्रोथ रेट है वो एनुअल 2.5% की वजह से आउटवर्ड जा रहा है, इंप्रूविंग साइड पे जा रहा है। डिस्टेंस ऑफ शिफ्ट रिप्रेजेंट्स इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी। बेसिकली ये जो गैप है ये प्रोडक्टिव कैपेसिटी को भी शो करता है कि जो 2009 से लेके 2035 पर 2035 तक को जो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है। हाउ डू वी डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसमें आगे अगला पॉइंट आ जाता है। देयर आर टू वेज टू डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंडिंग अपॉन द फाइनल गोल्स। दो तरीके हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को डिफाइन करने के लिए। पहला है एन इंक्रीज इन रियल जीडीपी ओवर टाइम, कि एक तरीका तो बड़ा क्लियर है जो प्रोडक्टिविटी या इकोनॉमिक ग्रोथ को शो करने का, दैट इज ए रियल टाइम जीडीपी इंक्रीज नजर आए, ऑन ग्राउंड नजर आए, और वी शुड बी रियलिस्टिक, नॉट इन्फ्लेटेड और सिमुलेटेड फिगर्स ना हो, एक डायरेक्ट रियल जीडीपी उसमें फिगर्स जो डिपिक्ट हो। दूसरा है एन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा जीडीपी ओवर टाइम, एन इंक्रीज इन रियल पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा जीडीपी ओवर टाइम, कि दो चीजें कि ओवरऑल कंट्री का जीडीपी वो रिफ्लेक्ट करे इसको, और दूसरी जो लेमैन के तौर पे मैं शेयर करूंगा कि दूसरी पर कैपिटा इनकम भी उनकी बेहतर ट्रेंड की तरफ आए, वो भी शो करेगी कि कितनी ग्रोथ हुई है और इस ग्रोथ में इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, इन्होंने क्या किस तरह उसको हैंडल किया, टैकल किया, और इनकी व्हाट इट हैज बीन द टैकलिंग स्ट्रेटजी विद देम। द सेकंड डेफिनेशन इज सुपीरियर इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस इज कंपैरिजन ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। हाँ, पर कैपिटा इनकम बेहतर होगा तो यू विल बी कंफर्टेबल फॉर दी योर हाउस होल्ड, रूटीन आइटम्स बेहतर होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, हाइजेनिकली, एनवायरमेंटली, एजुकेशन, हेल्थ, स्टेट सब वाइज जो है डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं, स्टेट के जो लोग हैं बेहतर होंगे। सो दी जस्ट अ लेमैन रेप्लिका और द रिफ्लेक्शन वुड बी द लिविंग स्टैंडर्ड जो है उनका बेहतर होगा। तो इन्होंने दूसरी बुलेट में जो बात की गई वो ये है कि बजाय हम कंट्री की जीडीपी को ऑब्जर्व करें, अगर हम पर कैपिटा इनकम पे फोकस करें, इसको थोड़ा गौर से देखें और उनका स्टैंडर्ड लिविंग से इसको रिलेट कर दें, कंपैटिबिलिटी देख लें, तो इट्स अ वेरी गुड इंडिकेटर एंड वेरी गुड मेजर आल्सो फॉर दैट। ऑब्जर्वेशन, इंडिया हैज रियल जीडीपी मोर देन 15 टाइम्स एज लार्ज एज द डेनमार्क। ये एक स्टेटमेंट है, इंडियंस का जीडीपी जो है 15 टाइम बेहतर है डेनमार्क वालों से ओवरऑल। India's population is about 200 times greater than that of Denmark. 200 times. Huge ratio difference. 200 times उनकी population ज्यादा है और उनका GDP भी 15 times उनसे ज्यादा है। India is relatively poor and Denmark is relatively rich. ये basically observation दी है इन्होंने। It's a relationship of their standard of living and GDP basically. कि GDP is to be related with the population also. ये इसमें एक तो कंक्लूजन ये आ गई। दूसरी कंक्लूजन है कि जीडीपी इज टू बी रिलेटेड विद द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द इंडिविजुअल्स। तीसरी कंक्लूजन है कि जीडीपी इज टू बी रिलेटेड विद द पर कैपिटा इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स। एंड चौथी है कि जो उनकी इकोनॉमी ग्रोथ है, उनका दूसरी उनकी फैसिलिटीज या इम्यूनिटीज या बेसिक स्टेट वेलफेयर स्टेट के तौर पे स्टेट रेंडर कर रही है, उसकी स्टेट क्या है। ऑल्दो डेनमार्क का जीडीपी कम है इंडिया से, लेकिन पॉपुलेशन भी कम है।
पॉपुलेशन कम है लेकिन दे आर मोर रिचर एंड मोर स्टेबल एंड मोर उनका दे हैव बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देन इंडियंस, राइट. So economic growth is increase in per capita real GDP measured by its rate of change per year. कि rate of change per year क्या है, वो किस तरह per capita income rate of change के किस रेट के साथ per annum उसमें increase आ रही है या decrease आ रही है vis-a-vis. US इकोनॉमिक ग्रोथ का रिकॉर्ड, ये ग्राफ जो है यूनाइटेड नेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ का रिकॉर्ड शो कर रहा है. इसको अगर हम गौर से फोकस करें तो दिस स्टार्टेड इन 1900 में इन्होंने शुरू किया और हर 10 साल के बाद इसको हॉरिजॉन्टली इन्होंने मेजर किया. 1910, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 2010 और 20. बेसिकली दे हैव टेकन फ्रॉम 1900 टू 2020 तक 120 सालों का ये ग्रोथ रेट इन्होंने मेजर किया जो शो किया इस ग्राफ में, 1 century and 20 years. अच्छा, अगर हम हॉरिजॉन्टली इस पे जाएं तो हॉरिजॉन्टली आता है पर कैपिटा रियल जीडीपी, जो उनका रियल जीडीपी था. अच्छा, बीच में इन्होंने जो येलो स्लाइड्स के साथ शो किया हुआ है, लेट्स से 1915 के करीब इनकी वर्ल्ड वॉर 1 आई. अगर वर्ल्ड वॉर 1 आई जिन सालों में, तो यू मस्ट हैव सीन इट, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट कि वर्ल्ड वॉर के फौरन बाद इनका जो वो ग्राफ है थोड़ा नीचे गिरा और थोड़ा उसमें एक डिप आई. वर्ल्ड वॉर के बाद ग्रेट डिप्रेशन उनमें आई जो कि ज्यादा प्रोनाउंस थी 1930s में. वर्ल्ड वॉर वाज समवेयर इन 1914 टू 1917 के दरमियान थी, इन दिनों में थी. और जाके जो डिप्रेशन ज्यादा उसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इन पे आया, दैट वाज इन 1930s के दिन, 30, 31, 32 इन दिनों में देवर इन द ह्यूज ग्रेट डिप्रेशन, बहुत बड़ी इनकी, आई थिंक इनकी हिस्ट्री के हिसाब से बड़ी ये डिप है जो आप अगर आप ग्राफ से देखें. फिर इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 आई जो 1940s में हुई थी. उसमें इनका वर्ल्ड वॉर 2 के बहुत ज्यादा इम्पैक्ट इन पे नहीं डाल सही नेगेटिव यूएस पे, थोड़ा इस पर इम्पैक्ट नीचे पड़ा लेकिन नॉट दैट प्रोनाउंस्ड. उसके बाद 50s में इनकी कोरियन वार आ गई, कोरियन वार का इम्पैक्ट भी आ गया. फिर 1965 टू 70s और 72 तक इस इरा में इनकी वियतनाम वार आ गई, विच दे फॉट वियतनाम वार. लेकिन सिंस देयर ग्रोथ रेट वाज समवट कांस्टेंट, उन्होंने एक पॉलिसी के तौर पर 2.5% ग्रोथ रेट डिफाइन किया हुआ था प्रोडक्टिविटी का पर एनम. आप देखें कि उसमें चल रहा है. फर्स्ट प्राइस शॉक उनका आया. सेकंड ऑयल प्राइस शॉक, ये इनको 75 सेंट के करीब आया. फिर 1980 में उनको एक और ऑयल प्राइस शॉक मिला यूएस इकोनॉमी को 1980 में, अगर आप पढ़ें इसको. उसके बाद देन देवर सुपर पावर और रुथरोट चले थे. और देखें .com मेल्ट डाउन. उसके बाद 2000 के बाद दे आर ऑन कंटिन्यूसली रेजिंग ऑन द राइजिंग. यूएस इकोनॉमिक ग्रोथ जो ग्राफ है दे हैव इंश्योर्ड कि वो राइजिंग की तरफ रहे और उसको एलिवेशन ज्यादा मिले टुवर्ड्स एज पर देयर डिसाइडेड पॉलिसी, दैट इज प्रोडक्टिविटी रेट 2.5% पर एनम. पर कैपिटा रियल जीडीपी ग्रोथ रेट्स इन वेरियस कंट्रीज. इस स्लाइड को भी जरा हमें गौर से देखना चाहिए एज एकेडमिया पर्सन. हाउ डू दी वर्ल्ड इज लिविंग ग्लोबली, इम्प्लीकेशंस क्या हैं, हाउ वी आर लिविंग, वेयर वी स्टैंड एज ए कम्पिटिटिव कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. हमारे एम्स क्या होनी चाहिए, हमारी विजन क्या होनी चाहिए, हमारा अपना होमवर्क क्या होना चाहिए, वेयर वी लैक, वेयर वी नीड टू इम्प्रूव एंड हाउ वी शुड इम्प्रूव, व्हाट आर द गुड इंडिकेटर्स. इसलिए व्हेनेवर यू टॉक अबाउट, इट्स अ टिप फॉर यू ऑल कि चाहे सोशल लाइफ की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, कम्युनिटी लाइफ की बात करें, कॉम्पिटिटिवनेस की बात करें, तो प्लीज आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को वर्ल्ड के लिविंग स्टैंडर्ड ग्लोबल प्रिंसिपल से जरूर फॉलो करें, सो दैट इट्स अ न्यू अवेयरनेस, न्यू नॉलेज एंड न्यू एवेन्यू फॉर यू टू फोकस, टू थिंक, टू आइडेंटिफाई एंड सजेस्ट सूटेबल मेजर्स फॉर दैट. रिकमेंडेशंस और एकेडमिया का काम यह है कि वो अच्छी चीजें ला के उनको उसके बीच में अपना इनपुट दे के अच्छी रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दे, डिसीजन मेकर्स को दे, पॉलिसी मेकर्स को दे के, सो दैट द आउटपुट इज गुड. तो इस केस में एवरेज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रियल जीडीपी पर कैपिटा 1990 से लेकर 2007 तक लिखा हुआ है. ये डिफरेंट कंट्रीज का है, ब्राजील, फ्रांस, जापान, जर्मनी, स्वीडन, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और टर्की, इंडोनेशिया, इंडिया, मलेशिया, चाइना. ये वर्ल्ड बैंक का सोर्स है इसका. और दे हैव जस्ट इंडिकेटेड के पर कैपिटा उनका क्या रेट था. नो, देयर आर सर्टेन limitations in the definitions. After that graph we come to the limitations in the definition.
जो डेफिनेशन है इसकी लिमिटेशन क्या है, इट सेज नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, ये आउटपुट डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई बात नहीं कर रही ये डेफिनेशन। ऑल्दो पर कैपिटा रियल आउटपुट इंक्रीजेस, पर कैपिटा रियल आउटपुट इंक्रीजेस, पुअर पीपल मे स्टे पुअर और बिकम मोर पुअरर, और रिच पीपल मे स्टे रिच और बिकम मोर रिचर। सो जो बहुत बड़ी लिमिटेशन है इस डेफिनेशन की वो यह है कि सेज नथिंग अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट, डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इन्होंने बात नहीं की, कोई इन्होंने पॉलिसी या उसकी गाइडलाइंस नहीं दी कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ चलना चाहिए। गरीब है तो मजीद गरीब हो सकता है और अमीर है तो मजीद अमीर हो सकता है। क्वेश्चन, इफ यू लेयर टाइम इंक्रीजेस 1 hour per week and your commute time to work increases by 2 hours per week, are you better off? आप क्या कहेंगे बताएं जी। इफ योर लेयर टाइम पर वीक इज 1 hour और आपका कम्यूट टाइम टू वर्क इंक्रीज बाय 2 hours पर वीक, आर यू बेटर ऑफ? व्हाट डू यू थिंक? आपके ख्याल में ये क्या है? आंसर मैं दे देता हूं आपकी गाइडलाइन के लिए। पर कैपिटल रियल जीडीपी वुड अंडरस्टेट द एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये अंडरस्टेट कर रहा है एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से। उस इज इकोनॉमिक ग्रोथ बैड? इट्स अ क्वेश्चन। Some psychology contend that growth makes us worse off. ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो वर्ल्ड के साइकोलॉजी के लोगों का और उनके साथ कुछ इकोनॉमिक के लोग भी हैं कि ग्रोथ मेक्स अस वर्स ऑफ, वो ज्यादा जो ग्रोथ रेट है वो थोड़ा सा वर्स ऑफ है। द मोर वी ग्रो मोर द नीड्स आर क्रिएटेड सो वी फील वर्स ऑफ। लॉजिक जो इनके पीछे वन लाइनर है वो ये है कि जब हम ग्रो करेंगे तो नीड्स बढ़ती जाएंगी, जब नीड्स बढ़ती जाएंगी तो उतना वर्स होते जाएंगे। इफ यू रिमेंबर 1970s में द मोटरसाइकिल इन अ विलेज वाज अ सिंबल, स्टेटस सिंबल थी। 1980s में बड़े गांव में सिर्फ 1 या 2 गाड़ियां होती थी। 2015 में गांव में तकरीबन 20 से 25 गाड़ियां। सो यू आर हैविंग मोर व्हीकल्स, मोर पेट्रोल कंजम्पशंस, मोर बर्निंग ऑफ योर, बिकॉज यू इम्पोर्ट ऑयल, आपका फॉरेन एक्सचेंज पे भी, फॉरेन रिजर्व्स पे उसका असर पड़ता है। मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तो इसको इकोनॉमिक वालों ने इस एंगल से साइकोलॉजिस्ट ने स्टडी किया है कि हम जब ग्रो करते हैं तो ग्रो से नीड्स बढ़ जाती हैं। जो कल तक हमारी लग्जरी शुमार होती थी आज हमारी नीड है, और उस नीड बढ़ने की वजह से जो हमारी वी गेट मोर एंड मोर वर्स ऑफ टुवर्ड्स दैट। द मोर वी ग्रो द मोर द नीड्स आर क्रिएटेड सो वी फील वर्स ऑफ। ये बात हो गई थी। एज विद ऑल एक्टिविटीज देयर आर कॉस्ट अलॉन्ग विद द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ, कि जब किसी भी एक्टिविटीज में कास्ट भी होती हैं और उसका ग्रोथ रेट भी साथ होता है और उसमें साथ साथ चीजों को आप आगे लेके चल रहे होते हैं। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इस टेबल को जरा गौर से देखिएगा। कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो हम बात करते हैं उसकी कॉस्ट क्या पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बेनिफिट्स फ्रूट्स क्या हैं उसके, ये दोनों चीजें पहले बेनिफिट्स पे आ जाते हैं। रिडक्शन इन इलिटरेसी, आपका एजुकेशन रेट बेहतर होता है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, आपकी गुर्बत कम होती है, पॉवर्टी कम हो जाती है। इम्प्रूव्ड हेल्थ, हेल्थ बेहतर हो जाती है। लॉन्गर लाइफ्स, जब हेल्थ इंप्रूव होगी तो लॉन्गर लाइफ्स हो जाएंगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, जब आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होती है, उससे उसके बेनिफिट्स हैं। इसकी कॉस्ट क्या आएगी, जो हम इसको अगर देखते हैं कि इसकी पेमेंट क्या हमें पड़ रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की, दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटली जब इंडस्ट्री ज्यादा होगी थोड़ी सी पोल्यूशन फैक्टर बढ़ेगा, तभी इंडस्ट्री का वेस्ट है, वेस्ट मैनेजमेंट इशू है, हेल्थ सेफ्टी के इश्यूज हैं, वेस्ट के इश्यूज हैं, एनवायरमेंट के इश्यूज आ जाते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ द फैमिली, जो हमारा ज्वाइंट फैमिली सिस्टम जैसे सदियों से आ रहा था आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक होता जा रहा है विद इंडस्ट्री, विद मॉडर्नाइजेशन, उसमें थोड़ा सा होगा। आइसोलेशन एंड एलिनेशन, एक आइसोलेशन, सेंस ऑफ आइसोलेशन डेवलप होती है। और अर्बन कंजेशन शुरू हो जाती है कि पीपल टेंड टू शिफ्ट फ्रॉम द विलेजेस टुवर्ड्स द अर्बन एरिया बिकॉज विलेजेस आर रिमोट एंड दे डोंट एंजॉय दोज फैसिलिटीज व्हिच वी फाउंड इन द अर्बन एरिया। तो जो हमारे ह्यूज अर्बन सिटीज हैं, बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, दे ग्रो मोर एंड मोर, और इनकी पॉपुलेशन जो है बियॉन्ड प्रोपोर्शन हो जाती है। जब बियॉन्ड प्रोपोर्शन होती है तो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज इन केस ऑफ दी एनी हैजर्ड हैंडलिंग, जब केस आता है, जब सीवरेज के इश्यूज हैं, वाटर प्रोविजन के इशू हैं, हाइजीन के इशू हैं, सेफ्टी के इश्यूज हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोविजन के इश्यूज हैं, द नंबर ऑफ प्लानिंग के इश्यूज जो आते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं। टाउन मैनेजमेंट के इश्यूज सारे इस पे इफेक्ट होते हैं।
The importance of growth rates. Do we need to worry about small differences in the economic growth rate? ये क्वेश्चन है आपके ख्याल में, अगर थोड़े इकोनॉमिक ग्रोथ रेट फर्क थोड़ा सा हो तो डू वी नीड टू वरी अबाउट इट? शुड वी वरी? द डिफरेंस बिटवीन 3 and 4 may not mean much this year, but over time compounded interest makes it a huge difference. Basically point to bring home is कि छोटे फिगर्स के डिफरेंस को इग्नोर ना करें, जब एक्यूमुलेटेड इफेक्ट के साथ आता है तो दिस बिकम्स इन द बिलियंस ऑफ रुपीज एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द कंट्री एंड द वंस इट्स मैग्निफाइड इट शोज अ ह्यूज डिफरेंस। राइट, ये टेबल शो किया गया जी हमें। $1 कंपोर्टेड एनुअली एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। $1 को अगर कंपोर्ट किया गया डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स के साथ एनुअली तो इसका क्या फर्क पड़ेगा? नंबर ऑफ ईयर्स ले लें और राइट साइड पे उसका परसेंटेज है 3%, 4%, 5% रेंजिंग टू 20%। आप देखें 50 ईयर्स पे जो $1 का इंटरेस्ट रेट लेट से 3% था और 20% पे जब वो गया तो माय गॉड 4.38 एक तरफ है और 9100 एक तरफ है। ह्यूज ह्यूज डिफरेंस। सो ये इट इज टू मैग्नीफाई के थोड़े थोड़े इंटरेस्ट रेट जब वेरी करते हैं वो नंबर ऑफ ईयर्स क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है तो उसका बहुत ज्यादा असर होता है। हाउ डू वी डिफाइन इकोनॉमिक ग्रोथ? उस पे आगे मजीद बात चल रही है। जीडीपी इन 50 ईयर्स एट वेरियस ग्रोथ रेट्स स्टार्टिंग एट $1 trillion। फॉर एग्जाम्पल 3%, 4%, 5%, ये तीन का कंपेरिजन दिया है जस्ट फॉर दी कॉम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज। 3% पे 4.38 ट्रिलियन है, 4 पे जस्ट बाई इंक्रीजिंग 1% ये 7.11 और 5% पे 11%, 11.5। आप देखें अगर 5 पे देखें 11 है और 3 पे देखें 4.38 है। जस्ट बाई वर्च्यू ऑफ द डिफरेंस ऑफ 2% it has raised almost 3 times more. Okay, 4.38 and it is approximately 3 times more in case of just of 2% की change. The rule of 70 ये बड़ा फेमस रूल है और for your education or for your information मैं थोड़ा इसे I would like to comment and share with you. Tells us the approximate number of years it will take to some year, that is our GDP, price, labor, saving accounts to double given specific percentage increase. If annually, if AY is the approximate number of years required double our GDP, then AY equal to 70 per annual percentage growth. Rule of 70 basically इनको annually our GDP के मतलब कमिटमेंट देता है, थोड़ा गाइडलाइन देता है, उस पर बताता है। There are two main ways in which an economy can grow. ये बहुत अहम तरीन स्लाइड है जो कि किस्म की वन लाइनर है और बड़ी फोकस्ड है और इस पर हमें जरा गौर से काइंडली आप तवज्जो दें इस पे कि देयर आर टू मेन वेज इन विच एन इकोनॉमी कैन ग्रो। नंबर 1 इज एन इंक्रीज इन इनपुट्स। या तो हम इनपुट्स की तादाद बढ़ा दें, ज्यादा कर दें। इनपुट में क्या आएगा? लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल। और दूसरा तरीका है बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज इनपुट्स। वही जो हम शुरू से बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी ग्रो करने के लिए या तो इनपुट्स को बेहतर करें ताकि आउटपुट्स भी बेहतर हों, एंड प्रोडक्ट हमारी मजीद बेहतर हो। और दूसरा तरीका है भाई कि उसकी हम इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ दीज इनपुट्स, उन्हीं सेम इनपुट्स की मजीद प्रोडक्टिविटी हम बेहतर तरीके से कर दें। तो दैट इज द बेस्ट वे टू इनहांस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस द हार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या आता है? रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल स्टॉक, जो कैपिटल स्टॉक है आपका वो बढ़ना चाहिए, प्लस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द लेबर फोर्स, लेबर फोर्स बढ़नी चाहिए, उसकी इफेक्टिव और स्केल और उसमें अच्छी इंक्रीज आनी चाहिए, प्लस द रेट ऑफ ग्रोथ इन दी प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी का रेट ऑफ ग्रोथ है उसमें इजाफा होना चाहिए, ऑफ कैपिटल एंड लेबर। सो तीन चीजें इकोनॉमिक ग्रोथ की। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल स्टॉक का रेट ऑफ ग्रोथ होना चाहिए, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द लेबर फोर्स का रेट ऑफ ग्रोथ होना चाहिए, और द रेट ऑफ ग्रोथ इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल ऑफ द लेबर, और प्रोडक्टिविटी ऑफ द कैपिटल ऑफ द लेबर में ग्रोथ होनी चाहिए। नो वी कम अप टू द फैक्टर्स अकाउंटिंग फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन सिलेक्टेड रीजन्स। जो सिलेक्टेड रीजन्स हैं उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या सूरत हाल है, उन फैक्टर्स की क्या इम्प्लीकेशंस। प्लीज फोकस ऑन स्लाइड। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स को ग्रीन से शो किया गया, साउथ एशिया को रेड से, और लैटिन अमेरिकन को
लाइट ब्लू से शो किया गया, डार्क ब्लू से शो किया गया। अब यार देखें कंट्रीब्यूशन टू एनुअल ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम। जो पर कैपिटा इनकम इनकी कंट्रीब्यूशन है एनुअल ग्रोथ के लिहाज से 10-20 और वो परसेंटेज है, ये हॉरिजॉन्टली है। वर्टिकली जो हैं वो फैक्टर्स आ गए हैं। अगर आप फैक्टर्स को गौर से देखें, सबसे पहले फैक्टर वी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, सबसे पहले लेबर है। लेबर में अगर आप गौर करें तो यू सी कि लेबर में साउथ एशिया, जो इनका साउथ एशिया दे आर लीडिंग। अच्छा, उसके बाद फिजिकल कैपिटल में आ जाए। फिजिकल कैपिटल में आप दूसरा लैटिन अमेरिकन आ गए। उसके बाद एजुकेशन में आ जाए, ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है। सेम वे उन्होंने कैपिटल एंड लेबर प्रोडक्टिविटी को भी कंपेयर किया जो नीचे हैं। सो दे हैव कंपेयर्ड 4 फैक्टर्स, लेबर, फिजिकल कैपिटल, एजुकेशन, एजुकेशन मीन ह्यूमन कैपिटल के उनकी स्किल्स और उनका सारा, और देन दी कैपिटल एंड लेबर प्रोडक्टिविटी, उसको मेजर करके इन्होंने शो किया। काजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, वो कौन सी काजेज हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। वी नीड टू फोकस ऑन दिस। ये बहुत अहम तरीन पॉइंट है और इस पे ज़्यादा हमें डेवलप ऑन करना चाहिए, ज़्यादा इस पे हमें फोकस हमारा ज़्यादा रिलीजियसली और प्रिंसिपल सेंटर्ड तरीके से होना चाहिए। कौन से फैक्टर हैं जिनसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बेहतर कर सकते हैं। नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज लेबर प्रोडक्टिविटी। Improvement in labor productivity, all other things equal, lead to greater economic growth and higher living standards. शुरू में हमने पढ़ा था कि लेबर प्रोडक्टिविटी अच्छी है, ग्रोथ अच्छी है तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, ये पिछली स्लाइड्स में हमने देखा है। तो रिमेंबर दैट लेबर प्रोडक्टिविटी अच्छी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है, तो सो दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शंस। टोटल रियल डोमेस्टिक आउटपुट दैट इज रियल जीडीपी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स। जो टोटल रियल जीडीपी कंट्री का नंबर ऑफ वर्कर्स पे अगर करें तो इट वुड समवट कम आउटपुट पर वर्कर हमारे पास आ जाएगा। इस पे फोकस होना चाहिए कि हमें लेबर प्रोडक्टिविटी कैसे जा रही है। इज ऑफिशियल लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ ओवरस्टेटेड? ये एक एग्जांपल दी जा रही है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। BLS reports US labor productivity has increased by at least 21% since year 2000. Self-employed people, managers, part-time and temporary employed are excluded. सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, मैनेजर्स हैं और पार्ट टाइम वाले लोग इसमें नहीं हैं। जो रियल वर्कर्स हैं उनको इन्होंने लिया। इंक्लूडिंग दीज फॉर्म्स ऑफ लेबर माइट रिड्यूस प्रोडक्टिविटी टू एज लो एज 11%। वो कहते हैं अगर ये 3 क्लासेस को हम ले लें, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, पार्शल वाले पार्ट टाइम एम्प्लॉयड हैं या मैनेजर्स लेवल के लोग हैं, तो फिर वो 21% नहीं रहेगी, इट विल डिक्रीज बाय 10% एंड इट वुड कम समवट अबाउट डबल डिजिट में 11% में आ जाएगी। सेविंग, हायर सेविंग रेट्स लीड टू हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स। जितनी सेविंग अच्छी होंगी अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड्स होंगे इन द लॉन्ग रन, बिकॉज इन्वेस्टमेंट एंड द कैपिटल स्टॉक विल इंक्रीज। इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी, कैपिटल स्टॉक भी इंक्रीज होगा और उसकी ग्रोथ, उसकी रोटेशन ज्यादा बेहतर होगी। टू हैव मोर कंजम्पशन इन फ्यूचर में उनकी अच्छी कंजम्पशन के लिए यू मस्ट कंज्यूम लेस टूडे एंड सेव द डिफरेंस बिटवीन योर कंजम्पशन एंड योर इनकम। आपने थोड़ा कंज्यूम करना है और अपनी इनकम को देखना है उस एंगल से कि हमारा लेट से अगर थोड़ा कंज्यूम करेंगे, ज्यादा सेव करेंगे तो फॉर द लॉन्ग रन इट इज बेटर ऑफ। रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ सेविंग एंड पर कैपिटा रियल जीडीपी। अगर इस फिगर को आप देखें, इस स्लाइड को गौर से, इस ग्राफ को, तो इन्होंने इस पे एक रिलेशनशिप शो की गई है। ग्रास डोमेस्टिक सेविंग एज अ परसेंटेज ऑफ रियल जीडीपी, ये हॉरिजॉन्टली दिखाया गया कि कंट्रीज ने रियल जीडीपी के लिहाज से उसकी अमाउंट क्या प्रिजर्व की 10, 20, 30, 40, 50 ईयर्स, और पर कैपिटा इनकम उनकी क्या रही, दैट इज यूएस डॉलर्स। यूएस डॉलर्स में उनकी पर कैपिटा क्या रही। इथोपिया, बोलिविया, मेक्सिको, सऊदीया, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने देखा कि अच्छा बीच में इन्होंने एक पर कैपिटा की एक लाइन ड्रा करा दी जो कि लोअर साइड पे हैं और दूसरी क्लोजिंग हायर एक एलिवेशन को शो कर दिया। काजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ हम रिकॉल करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ की काजेज क्या थी जो शुरू में हमने बात की थी पिछली स्लाइड्स में। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ कैपिटल स्टॉक प्लस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स प्लस रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर। तो ये थी इकोनॉमिक ग्रोथ की चीजें। मेजरिंग कैपिटल स्टॉक एंड द लेबर फोर्स इज नॉट डिफिकल्ट बट मेजरिंग प्रोडक्टिविटी इज डिफिकल्ट। प्रोडक्टिविटी को मेजर करना टेंजिबल टर्म में
समवट डिफिकल्ट हो जाता है एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल। तो बाकी कैपिटल स्टॉक वगैरह को तो आप टेंजिबल आइटम्स हैं उनको ज्यादा मेजर कर सकते हैं। तो नई ग्रोथ थ्योरी एक आई है, वो क्या है? न्यू ग्रोथ थ्योरी। ये देखिएगा, अ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ दैट एग्जामिन्स द फैक्टर्स दैट डिटरमिन व्हाई टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनोवेशन एंड द लाइक आर अंडरटेकन एंड हाउ दे इंटरेक्ट। यानी एक नई थ्योरी में इन्होंने थोड़ा इम्प्लीकेशन, थोड़ा रोल बढ़ा दिया है टेक्नोलॉजी का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इनोवेशन का, और उनकी इम्प्लीकेशन नई थ्योरी में यह आएगी कि इनको कैसे बीच में एड ऑन या इनकी इम्प्लीकेशंस को भी स्टडी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी, पहली बात जो कि बहुत जरूरी, और एवरीथिंग इज स्लेव टू टेक्नोलॉजी नाउ, एंड टेक्नोलॉजी हैज अ मेजर, वेरी मेजर रोल इन प्रोडक्टिविटी इनहांसमेंट। और ये लेबर के बाद नंबर 2 फैक्टर आई थिंक इट इज टेक्नोलॉजी। वी मस्ट लुक एट टेक्नोलॉजी एज सेपरेट फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। यस, इट शुड बी, आई एम फॉर दिस। इसको एक सेपरेट फैक्टर के तौर पे देखना चाहिए और इंडिपेंडेंट टेंजिबल चीज के तौर पे देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इट कैन चेंज द स्काई, स्काई इज द लिमिट फॉर टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग अलोंग एनीथिंग, इट कैन ब्रिंग द थिंग्स टू एनी लेवल प्रोवाइडेड विद द लेबर प्रोडक्टिविटी इज विद दिस। द ग्रेटर द रिवार्ड्स द मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस विल गेट। अगर रिवार्ड ज्यादा हैं तो टेक्नोलॉजिकली हम ज्यादा एडवांस होंगे, ज्यादा पेइंग होंगे, ज्यादा सिस्टम चलेगा और ज्यादा इंसेंटिव्स मिलेंगे, इनिशिएटिव्स बेहतर होंगे, एंड मोर वी गो एंड मोर वी आर मोटिवेटेड फॉर दैट। एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स हैं जिनको जरूरी हमें देखना चाहिए, वो कौन कौन से हैं? पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसको हम कहते हैं। R&D बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी मुल्क के लिए, किसी इंटरप्राइज के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या है? अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अकर्स फ्रॉम R&D। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इससे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है, जिसको गौर से देखा जाता है। द अमाउंट अ नेशन स्पेंड्स ऑन R&D कैन इम्पैक्ट इट्स लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। जो कौम R&D पे जितनी स्पेंड करती है वो उतना ही इकोनॉमिक ग्रोथ की शेप में नजर आ जाता है, लेकिन उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होना ज्यादा जरूरी है। फॉर एवरी 1% राइज इन स्टॉक ऑफ R&D इन द यूनाइटेड स्टेट अलोन, प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड वाइड इंक्रीजेस बाई अबाउट 0.25%। वो कहते हैं अगर यूनाइटेड नेशन में सिर्फ 1% लगाया जाता है राइज, उनमें अगर R&D का बजट बढ़ाया जाता है तो पूरी दुनिया में ग्लोबली उसका 0.25% असर पड़ता है। इन अदर वर्ड्स, जो रिलेशनशिप लाना चाहते हैं स्लाइड पे, जो रिलेशनशिप हाईलाइट करना चाहते हैं ये कि R&D पे जो पैसा कंज्यूम किया जाता है, जो R&D पे खर्चा किया जाता है, जो एफर्ट्स पे लगाया जाता है, दे आर नॉट फ्यूटाइल एफर्ट्स, दे डू पे, और इसके ह्यूज बेनिफिट्स फॉर द लॉन्ग रन। पेटेंट्स यस, अनदर एरिया ऑफ कंसर्न फॉर द एंटायर वर्ल्ड नाउअडेज। पेटेंट्स क्या हैं? पेटेंट है क्या? अ पेटेंट इज अ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दैट गिव्स एन इन्वेंटर द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक। जैसे रिपोर्टरली आपका बासमती चावल का पेटेंट अभी इट्स नो मोर विद पाकिस्तान, किसी और मुल्क के पास। तो प्रोटेक्शन है आपकी प्रोडक्ट की, आपके ब्रांड की, आपकी इनोवेशन की, आपकी इन्वेंशन की, आपके फार्मूले की। सो पेटेंट हैज टू बी डन। और पेटेंट दो तरह के होते हैं, आपको पता होगा, वन इज लोकल पेटेंट एंड अदर इज इंटरनेशनल पेटेंट। तो वट एवर वी डू, वट एवर वी गो फॉर द टेक्नोलॉजिकल थिंग्स और आगे उस पर जाते हैं, तो नीड टू कीप दी पेटेंट करना चाहिए चीजों को और ब्रांड्स को और चीजों को, हमारी इनोवेशन को, हमारी रिसर्च और डेवलपमेंट की चीजों को, नए ब्रांड्स को, हर चीज को वी शुड बी पेटेंट कॉन्शियस एज ए कल्चर, हमें पता होना चाहिए। अ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दैट गिव्स एन इन्वेंटर द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक, यूज और सेल एन इन्वेंशन फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। करंटली 20 ईयर्स की ये सैंक्शन होती है जो इंडिविजुअल करता है। बाई इनकरेजिंग इनोवेशन, पेटेंट्स कैन लीड टू अ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए पेटेंट का कितना इम्पैक्ट है, 20 ईयर्स के 2 डेकेड्स का आप किसी को लो करते हैं और इसका एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है जो उस पर चलता है उस लिहाज से। यूएस पेटेंट ग्रांट्स, जो यूएस की पेटेंट ग्रांट्स हैं ये कौन सी हैं, इसको किस तरह देखा जाता है? आप देखिए अगर पेटेंट ग्रांट्स पे फोकस किया जाए, इनके नंबर ऑफ ईयर्स हॉरिजॉन्टली शो किए गए हैं और दूसरे इनके नंबर ऑफ ग्रांट्स जो हैं वो वर्टिकली शो की गई हैं, वो उनको उस लिहाज से देखा है इन्होंने। और पेटेंट्स पे आपने देखे अगर 1976 19 पहले 1985 के बाद दे आर ऑन राइट साइड,
इन्होंने दे आर मोर, यूएस वाले इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए दे आर मोर पेटेंट कॉन्शियस, दे वांट के ज़्यादा उसको देखा जाए और उसको इसमें इंप्रूवमेंट्स लाई जाएं। काजेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दैट इज उसमें टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट पे हम बात कर रहे थे। फ्री ट्रेड इनकरेजेस दी स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी का फ्री ट्रेड है वो इनकरेज करता है, और इट इज़ एन ओपन इकोनॉमी कैन लीड टू अ ग्रोथ, ओपन इकोनॉमी है जो ग्रोथ को लीड कर सकती है। राइट, ये हम एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे थे, और एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी में फ्री ट्रेड एनकरेजेस दी स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी। हमने बात की थी कि जो फ्री ट्रेड है, जो फ्री ट्रेड मीन जो ओपन ट्रेड है, जो ग्रोथ है, और ट्रेड में जितनी कंट्री स्ट्रांग होगी, जितनी उनकी इकानमी स्ट्रांग होगी, उतनी ज़्यादा उनका ट्रेड बेहतर होगा, और ट्रेड बेहतर होगा तो उनके एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगे, अगर एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगे तो फॉरेन रिजर्व्स बेहतर होंगे, और अगर फॉरेन रिजर्व बेहतर होंगे तो जीडीपी बेहतर होगा, फॉरेन जो इंटरनेशनल इकोनॉमी में उनकी ज़्यादा स्टेबलाइज पोजीशन होगी। तो ये कहते हैं फ्री ट्रेड इनकरेजेस द स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी स्प्रेड आता है। एंड ओपन इकोनॉमी कैन लीड टू ग्रोथ, अगर ओपन इकोनॉमी डिक्लेयर कर दी जाए, इसको ओपन कर दिया जाए काफ़ी हद तक और काफ़ी बेहतर तरीके से इसको कर दिया जाए, तो इट कैन ऑलवेज लीड टू दी more growth towards technology and obviously to the economic growth. The relationship between economic growth and the tariff barriers to international trade. ये WTO का इशू है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने जो टैरिफ्स, MFN मोस्ट फेवर्ड नेशंस और डिफरेंट टैरिफ मेयर्स और जो डिफरेंट मेयर्स अंडरटेक की जाती हैं उसके मुतल्लिक है। इन्होंने जो, अगर आप स्लाइड पे गौर करें इकोनॉमिक ग्रोथ के लिहाज से, तो द रिलेशनशिप बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ की एंड टैरिफ बैरियर्स, जो डिफरेंट टैरिफ बैरियर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज पे, उनके मुतल्लिक टू इंटरनेशनल ट्रेड, तो इंटरनेशनल ट्रेड के मुतल्लिक जो आ रही हैं चीज़ें उसके मुतल्लिक है। इसमें अगर गौर करें आप तो हॉरिजॉन्टली टैरिफ बैरियर इंडेक्स की बात हो रही है। टैरिफ बैरियर इंडेक्स यूएस का, यूनाइटेड स्टेट का 100 है, और अगर वर्टिकली आप आए तो एवरेज एनुअल ग्रोथ ऑफ द रियल जीडीपी ऑफ पर कैपिटा तो 1965 से ऑनवर्ड है। सिंगापुर, हांगकांग, नॉर्वे, जापान, ये डिफरेंट कंट्रीज का इन्होंने शो किया, जस्ट टू गेट अ फेयर आइडिया अबाउट दी थिंग्स कि चीजें किस तरह चल रही हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट्स में इनोवेशन का बहुत ज्यादा रोल है। एंड इन्वेंशन बाय इटसेल्फ, अच्छा इनोवेशन जो है ये वाइब्रेंसी का नाम है, वाइब्रेंसी एकेडेमिया का काम है, एकेडेमिया का काम है प्रोजेक्ट्स करना। ये इट्स आपने देखा होगा नॉलेज मैनेजमेंट के इश्यूज में आ जाता है, फोकस ग्रुप्स आ जाती हैं, ब्रेनस्टॉर्म सेशंस आते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, यंग ब्लड को इनकरेज किया जाता है, स्टूडेंट एकेडेमिया तावन होता है, टीचर्स, फैकल्टी, इंडस्ट्री का एक जोन बनता है, ट्रैका बनती है, लोग उस पर काम करते हैं। तो इस तरह इट गिव्स मोर एंड मोर बर्थ टुवर्ड्स इनोवेशन। इनोवेशन बाय इटसेल्फ इज नॉट अ काज ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये काज नहीं है, ये कंट्रीब्यूटर फैक्टर है टेक्नोलॉजी को, कि इनोवेशन इज समथिंग लाइक एस्थेटिक सेंस आप डाल देते हैं, नई कॉस्मेटिक सेंस की जो उसमें डाल दी जाती हैं। ट्रांसफॉर्मिंग एन इनोवेशन इनटू अ समथिंग दैट इज यूजफुल टू ह्यूमन कैन काज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। ट्रांसफॉर्मिंग एन इन्वेंशन, कोई भी इन्वेंशन हो, इनटू अ समथिंग दैट इज यूजफुल टू ह्यूमन कैन काज लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को वो बर्थ देती है। इंपॉर्टेंस ऑफ आइडियाज एंड नॉलेज, नॉलेज और आइडियाज की इंपॉर्टेंस क्या है उसके मतलब। नॉलेज, आइडियाज एंड प्रोडक्टिविटी आर रिलेटेड, आइडियाज आर व्हाट ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ। आइडियाज हैं, इनोवेटिव आइडियाज होती हैं, नए आइडियाज होते हैं, स्ट्रेंथ के आइडियाज होते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी के आइडियाज होते हैं, ग्रोथ के आइडियाज होते हैं, इम्प्लीकेशन के आइडियाज होते हैं, उसके डिजाइन के आइडियाज होते हैं, उसके पेटेंट के आइडियाज होते हैं, देयर नंबर ऑफ आइडियाज। सो सिंपली नॉलेज जो है, आइडियाज एंड प्रोडक्टिविटी आर रिलेटेड, आइडियाज आर व्हाट ड्राइव द इकोनॉमिक ग्रोथ। जितना अच्छा आइडिया होगा, जितने रिफाइंड आइडियाज होंगे, जितनी मल्टी फेस्टेड आइडियाज होंगे, आइडिया बेस्ड जितना स्ट्रांग होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी उतनी ही स्ट्रांग होगी। बिकॉज मैं शुरू से पहले लेक्चर्स में आपसे एक दफा शेयर किया था, आइडिया रिलेट्स टू वाइब्रेंसी, वाइब्रेंसी इज साइन ऑफ लाइफ। स्टेगनेंसी जो होती है, जहाँ चीजें रुक जाएं, चाहे वो आइडिया हो, जिंदगी हो, इट इज साइन ऑफ डेथ। सो मोर एंड टू मोर, इट्स अ लॉ ऑफ नेचर के तहत है ये। जितना आप परफॉर्म करें, चीज़ों को इनोवेटिव करें, आइडियाज नए लाएं, फ्रेश ब्लड लाएं, फ्रेश चीज़ें लाएं, फ्रेश थिंकिंग स्टाइल लाएं, तो उसमें चीज़ें बेहतर से बेहतर होती हैं और उनमें थ्रिल, ग्रोथ
और उसमें अट्रैक्शंस और उसमें क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल फैक्टर, यूजेबल फैक्टर, कस्टमर सेटिस्फैक्शन फैक्टर, कम्युनिटी की वेलफेयर फैक्टर, ये सारे बेहतर हो जाते हैं। इकोनॉमिस्ट पॉल रोमर suggests that the growth can continue as long as we come up with the new ideas. Yes, जब तक नए आइडियाज आते रहेंगे जिंदगी कायम है, वाइब्रेंसी है। जब आइडियाज रुक जाएंगे, स्टेगनेंसी है साइन ऑफ डेथ, न्यू आइडियाज इज वाइब्रेंसी, वाइब्रेंसी है साइन ऑफ लाइफ एज पर द लॉ ऑफ नेचर। एंड सेम ही है सेट कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आइडियाज बहुत जरूरी है। विंगिंग प्रोसेस ऑफ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये एक प्रोसेस है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीज़ें कैसे होती हैं। अगर आप हॉरिजेंटली देखें, पहले रॉ आइडियाज डेवलप होते हैं स्टेप 1 पे जो अनरिटन होती हैं, और नंबर ऑफ रेशियो स्केल्स थाउजेंड्स में होती हैं रॉ आइडियाज। लेट्स से 5000 होता है इनिशियली रॉ आइडियाज जो जस्ट दे आर फ्लोटिंग इन द एयर, और बिल्कुल रॉ शेप में होते हैं, क्रूड शेप में होते हैं, उन पर कोई सोचा नहीं गया होता, फोकस नहीं होता, टेक्निकल ओपिनियन नहीं ली गई होती। तो वो चीज़ें हैं। और जो आइडिया रिफाइन होता है, आप गौर करें स्लाइड पे, बड़ी अहम स्लाइड है, कि जो आइडियाज रिफाइन होता है तो आइडियाज फिल्टर आउट होते जाते हैं, नंबर ऑफ आइडियाज कम होते जाते हैं, वो दूसरे आइडियाज के साथ या तो मर्ज होते जाते हैं या डिस्कार्ड हो जाते हैं ड्यू टू सर्टेन रीजन। और एंड पे जाके आइडियाज जो हैं, सक्सेस जो है वो बहुत कम आइडियाज को होती है, क्योंकि रिफाइनमेंट प्रोसेस में सक्सेस की तरफ चलने के लिए उस पर एक लॉन्ग पीछे एफर्ट चलती है। तो लेट्स सी दैट ऑफ इट एफर्ट स्टेप्स क्या हैं कि पहले रॉ आइडियाज आते हैं जो कि अनरिटन होते हैं एंड दे आर इन थाउजेंड्स। उसके बाद आइडियाज उसको थोड़ा रिफाइन करके सबमिट कर दिया जाता है, इट इज सबमिटेड कि जी ये आइडिया है, उसको थोड़ा लिखा जाता है। उस आइडियाज को फिर आगे ग्रो किया जाता है इन शेप ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट्स, छोटे प्रोजेक्ट्स की सूरत में उसको अकेडेमिया को, स्टूडेंट्स को, अंडर ग्रेड्स को, पोस्ट ग्रेड्स को, हर लेवल पे आप देते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर उसकी लार्ज डेवलपमेंट शुरू हो जाती हैं, बेहतर उसकी डेवलपमेंट्स को टारगेट किया जाता है कि उसमें लार्ज डेवलपमेंट्स कैसी हैं। उसके बाद मेजर डेवलपमेंट्स की जाती हैं, लार्ज डेवलपमेंट में से माइनर को डिस्कार्ड करके मेजर डेवलपमेंट्स को देखा जाता है कि इनको हमने कैसे देखना है। उसके बाद लॉन्च किए जाते हैं आइडियाज, मेजर डेवलपमेंट में से भी मजीद फिल्टर आउट होकर कुछ आइडियाज लॉन्च किए जाते हैं। देयर फ्यू, दे आर अंडर 10 से नीचे होते हैं। और उसके बाद बहुत थोड़े आइडियाज को फ्रेंड पे 7वें स्टेप पे जाके 1 या 2 आइडियाज को सक्सेस मिलती है एंड दे आर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड। ये गाइडलाइन के लिए जब तक चीज सोचेंगे नहीं करनी। एक चाइनीज प्रोवर्ब में आपसे शेयर करता हूँ है कि अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप। अगर आप स्टेप्स उठाएंगे नहीं तो 1000 माइल कैसे तय होगा? दिस व्हाट इट इज। इवन जर्नी ऑफ 10 feet is a journey and journey of 1000 mile is a 1000 miles journey. But for all both the journeys you need to pick up the step. आपको स्टेप उठाना पड़ेगा और स्टेप उठाना उसकी बेसिक चीज है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है। नॉलेज, आइडियाज, प्रोडक्टिविटी आर ऑल आर टाइड टुगेदर। नॉलेज, आइडियाज, प्रोडक्टिविटी ये इकट्ठे हैं, ये इकट्ठी ट्रैक है जो इंटररिलेटेड है। ह्यूमन कैपिटल कंसिस्ट्स ऑफ नॉलेज पीपल एक्वायर, जो ह्यूमन बीइंग्स नॉलेज एक्वायर करते हैं, जो ग्रूम होते हैं, जो ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं, जो वर्कशॉप्स करते हैं, एकेडमिया लेते हैं, कमर्शियल डिग्रीज लेते हैं, दैट इज द नॉलेज। इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल raises living standards and can cause long term economic growth. Yes, वो कहते हैं जी बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी अहम बात है कि इन अदर वर्ड्स एजुकेशन पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, जो ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा पेइंग होती है, बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट होता है और इट पॉजिटिवली इट रेजेस दी योर इकोनॉमिक ग्रोथ। स्टेबिलिटी, ह्यूमन कैपिटल जो सबसे कीमती का असासा है हमारा, उसको बेहतर करती है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाती है और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ाती है अल्टीमेटली। Question: How did developed countries travel paths of growth from extreme poverty to relative riches? क्या उन्होंने एक्सट्रीम पाथ से जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने कैसे उन्होंने ये डेवलप किया? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इशू है असल में ये कि उन्होंने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे जब हम आए तो हाउ डिड डेवलप्ड कंट्रीज ट्रेवल पाथ ऑफ ग्रोथ फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी टू द रिलेटिव रिचेस? इट्स अ माइंड ओपनिंग एंड इट्स अ पॉइंट टू थिंक एंड पॉन्डर आल्सो कि डेवलप्ड कंट्रीज में वो भी तो पुअर थे, वो भी तो किसी वक्त अंडर डेवलप्ड थे, वो भी तो डेवलपिंग स्टेज पे थे। हाउ विच पाथ दे अडॉप्टेड, हाउ दे वेंट टुवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो
इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो पहली चीज़ है इट इज़ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। पहले उन्होंने इकोनॉमिक्स को इसको फोकस किया, द स्टडी ऑफ फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है कि जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ को मजीद बेहतर कर सकते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। द गोल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज टू हेल्प the 4 billion people with low living standards to join the 2 billion people with moderately higher ones. Let's say अगर वर्ल्ड की पॉपुलेशन इस वक्त 6 बिलियन प्लस है तो 4 बिलियन जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है, दे आर नॉट एंजॉयिंग ऑल दी फैसिलिटीज विच आर 2 बिलियन आर एंजॉयिंग। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये कहना चाहते हैं कि उनको एट मैच लाना, एट पावर लाना, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये मेन है। पुटिंग वर्ल्ड पॉवर्टी इनटू पर्सपेक्टिव, कि दुनिया में जो पॉवर्टी लाइन चल रही है, जिन मुल्क में, अफ्रीका के मुल्क हैं, पाकिस्तान है, डिफरेंट डेवलपिंग, श्रीलंका है और बहुत सारे मशहूर मुल्क हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन, जिनमें बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, तो कैसे हाउ टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एटलीस्ट 1/2 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स एट सबसिस्टेंस लेवल। 1/2, माय गॉड, हमारी आधी दुनिया जो एक लेवल से नीचे है। एंड 20% ऑफ द वर्ल्ड लिव्स ऑन लेस देन $1 पर डे, यानी वर्ल्ड की 20% पॉपुलेशन जो है $1 पर डे पे सर्वाइव कर रही है। एंड $1 पर डे इज, लेट्स से पाकिस्तान में डॉलर की प्राइस जो है इट इज 110 प्लस पे है, तो उसके समवट इक्विवेलेंट उससे नीचे रह रहे हैं। द यूएस पॉवर्टी लेवल एक्सीड्स द एवरेज इनकम ऑफ 1/2 ऑफ द वर्ल्ड। तो यूएस का पॉवर्टी लेवल भी थोड़ा उस पे हुआ है। The relationship between population growth and economic development, there are nearly 7 billion people on earth. दुनिया में, कायनात में जो मैं बात कर रहा था 6 बिलियन प्लस, तो अप्रॉक्सीमेटली इसे इसके अराउंड 7 बिलियन प्लस माइनस ह्यूमन बींग्स हैं। अल्लाह की मखलूक जो इंसान अशरफुल मखलूकात अल्लाह पाक ने बनाया कायनात में इस वक्त प्लस माइनस 7 बिलियन के करीब है अप्रॉक्सीमेटली। बाई 2050 अकॉर्डिंग टू द UN वर्ल्ड पॉपुलेशन इट विल बी क्लोजर टू 9+1 बिलियन। तो 2050 तक द यूनाइटेड नेशन एक्सपेक्ट्स के इट शुड रेज समवेयर प्लस ऑफ 9 बिलियन। लेट्स सो कि 9 और 10 अरब के दरमियान दुनिया की पॉपुलेशन हो जाएगी नियरली इन द ईयर 2050 में। ग्रोथ विल अकर मेनली इन डेवलपिंग नेशंस, और ज्यादा जो ग्रोथ है वो डेवलपिंग नेशंस में पॉपुलेशन की ज्यादा होगी। एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2050, ये आपको दिखाया गया है जो ग्रोथ के साथ, कि अगर आप गौर करें तो डिफरेंट, अगर आई जस्ट फोकस ऑन टू दी डिफरेंट जो बड़े आजम हैं इस वक्त इनके मेजर, उन पे बात करेंगे हम। फॉर एग्जांपल अमेरिकन जो हैं 30% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है 13। अच्छा, इस वक्त अफ्रीका वालों की 22%, तो वो 10% इन्हांस कर लेंगे। और जो अमेरिकन हैं ये दे एक्सपेक्ट 32%। ऑस्ट्रेलिया वाले 0.3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है और इसमें भी इन्हांसमेंट होगी। एशिया इज द मेजर प्लेयर ऑफ पॉपुलेशन, 59% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की एशिया में। माय गॉड, होल ऑफ द वर्ल्ड इज ऑन अदर साइड एंड द जस्ट द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया दे पोजेस प्लस ऑफ 59, अराउंड 60% पॉपुलेशन एशिया में है। और इसमें पॉपुलेशन राइज जो है दिस एक्सपेक्टेड अराउंड 28%। यूरोप की बात हो रही थी। यूरोप जो है 7% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। तो डिफरेंट जो पैनल ए है इसमें इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2050 पैनल ए में ये दिखाया गया। अभी आप इसको अगर देखें एक्सपेक्टेड ग्रोथ इन वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2050 पैनल बी, ये डिफरेंट तरीके से इन्होंने दिखाया है इंडस्ट्रियली एडवांस कंट्रीज में। और ये कि वर्ल्ड पॉपुलेशन इन ट्रिलियंस, ये आपको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली दिखाई गई है, और ना ईयर्स में किस तरह राइजिंग एंड की तरफ जा रही है, कैसे बढ़ती जा रही है, ये आपको ईयर के साथ रिलेट करने के लिए हॉरिजॉन्टली दिखाई गई है। मॉडर्न रिच नेशंस वेंट थ्रू 3 स्टेजेस एज दे डेवलप। ये हम बात कर रहे थे, शुरू में हमने बात की थी कि कैसे डेवलप उन्होंने रिचर नेशन ने किस पाथ को अडॉप्ट किया, कौन सा रूट लिया उन्होंने, तो दे वेंट रिचर। वन इज द एग्रीकल्चर स्टेज, पहली स्टेज उनकी एग्रीकल्चर स्टेज थी। दूसरी उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्टेज थी जो उन्होंने उधर से शिफ्ट किया। तीसरी उनकी सर्विस स्टेज थी। सो दे वेंट साइलेंटली और विद देयर हार्ड वर्क विद द पॉलिसी मेकिंग, उन्होंने गोल पोस्ट अपने सेट किए। पहले एग्रीकल्चर सेट से उन्होंने प्रोडक्शन की तरफ शिफ्ट हुए, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे इंडस्ट्री को उन्होंने ग्रो किया। उसके बाद वो फिर तीसरी स्टेज पे आगे उन्होंने सर्विस सेक्टर बढ़ा दी वर्ल्ड ओवर। पहले अपनी कंट्री में स्टेबल किया, आइडियाज जनरेट किए, फिर वर्ल्ड ओवर बढ़ा दिए। इट इज इंपॉर्टेंट दैट नेशन दैट विश टू डेवलप स्पेशलाइज इन दोज प्रोडक्ट्स इन विच दे हैव
कंपैरेटिव एडवांटेज। कौमों को, लोगों को, मुल्कों को उसी में एडवांटेज पोटेंशियल इन्हांस करना चाहिए। अगर आपने एक वर्ड स्वाट सुना हो, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट एनालिसिस, वी कॉल इट स्वाट एनालिसिस। तो अपनी स्ट्रेंथ हो जिसमें, उसी फील्ड को ग्रो करना चाहिए। की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो उन्होंने जिस पे फोकस किया, एस्टेब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स। उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स का एक सिस्टम एस्टेब्लिश किया जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कीज ली उन्होंने। डेवलपिंग एन एजुकेटेड पॉपुलेशन, अपनी पॉपुलेशन को उन्होंने एजुकेशन के रास्ते पे डाला, एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल को बेहतर किया। लेटिंग क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन रन इट्स कोर्स, और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन जो थी उसको उन्होंने इसलिए अकर्स व्हेन न्यू बिजनेस अल्टीमेटली क्रिएट न्यू जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आफ्टर फर्स्ट डिस्ट्रॉइंग ओल्ड जॉब्स, ओल्ड कंपनीज एंड ओल्ड। उन्हें क्रिएशन की तरफ चले गए। जब नया सेटअप इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री का इन प्लेस हुआ तो ऑर्थोडॉक्स चीजें ऑब्वियसली निकलेंगी। लिमिटिंग प्रोटेक्शनिज्म, ओपन को इकोनॉमी की पॉलिसी को ज्यादा उन्होंने इनकरेज किया। इश्यूज एंड एप्लीकेशंस, विनर्स एंड लूजर्स इन दी ब्रेन ड्रेन गेम। एक ब्रेन ड्रेन गेम की बात हो रही है, वो शुरू में मैंने बात की थी कि डेवलपिंग कंट्रीज के ब्रेन ड्रेन, हमारा भी हो रहा है पाकिस्तान का। वी आर वर्ल्ड्स टॉप मोस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट इंजीनियर्स, बेस्ट ड्राइवर्स, बेस्ट अकाउंटेंट्स, बेस्ट MBAs। हम अपने नेम मी एनी फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट प्लेयर्स, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। बट रीजन इज कि वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर ह्यूमन कैपिटल। तो इसके बात हो रही है। द लूजर्स, द नेशंस विद ह्यूज आउटफ्लोज ऑफ ह्यूमन कैपिटल, दिस डैमेजेस प्रॉस्पेक्ट्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। पाकिस्तान में ये फैक्टर पिछले 10-20 साल में, 3-4 डेकेड्स में बहुत ज्यादा हुआ है। हमारे जो लोग हैं बाहर जाके बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट दे लेफ्ट दिस कंट्री बिकॉज दे कुडंट परफॉर्म हियर, उनको इधर अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई। द विनर्स, द कंट्रीज रिसीविंग हाईली स्किल्ड वर्कर्स हु इमिग्रेट प्रोवाइड अ ब्रेन गेन। देखिए ब्रेन गेन हुआ उन लोगों के, हमारा ब्रेन एसेट जो है ट्रेवल किया है टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स USA, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज की तरफ। नेशंस विद द लार्जेस्ट परसेंटेज इमिग्रेशन ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, वो ये बहुत ही अहम स्लाइड है। वो कौमें जिनका बहुत ज्यादा रेशो था ट्रेंड या स्किल्ड मैन पावर का बाहर जाना, इट्स अ ब्रेन ड्रेन फॉर द नेशन कि जब उनका अपने मुल्क में ना हो। तो जैसे सिरा लियोन, कीनिया, ये डिफरेंट कंट्रीज को उन्होंने दिया है, गानिया, ये और इनको कंपेयर किया। परसेंटेज ऑफ नेशंस कॉलेज ग्रेजुएट्स लिविंग इन वर्किंग एंड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, ये इनके डिफरेंट ग्रेजुएट्स हैं जो डिफरेंट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में रह रहे हैं और ब्रेन ड्रेन हुआ है इनका। नो, we have finished our lecture, but I would like to just share a summary with you for your recapitulation so that you can comprehend the all issues which we have covered today's lecture। जो सेगमेंट्स हमने कवर किए हैं for your convenience। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी और मेरी ज़िंदगी में हमेशा आसानियाँ दे, अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान खोल दे, या अल्लाह मेरी ज़ुबान खोल दे, और whatever I want to say and share with you, it should be very clearly understood by all of you and obviously with myself also। तो समरी है जो चाहे मेड भी प्रोडक्टिविटी की बात हो, मेड भी क्वालिटी की बात हो, मेड भी ह्यूमन बींग्स की बात हो, मे भी गुडनेस की बात हो, तो मैं अल्लाह से दुआ गूँ कि अल्लाह ताला मेरी ज़ुबान को और मेरी कम्युनिकेशन को कंफर्टेबल कर दे, आपके लिए और मेरे अपने लिए भी, हम सब के लिए। तो नो, कमिंग टू दी समरी, इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज द एनुअल रेट ऑफ चेंज इन पर कैपिटा, शुरू में हमने डिस्कस किया था। Why economic growth rates are important? Over long intervals, relatively small difference in the economic growth rate can produce large disparities in per capita incomes. Per capita incomes पे उनका effect हो रहा है। Why productivity increases are crucial for maintaining economic growth. For a nation with a stable population and steady capital growth, productivity growth is the main factor in economic expansion. तो economic expansion के लिए प्रोडक्टिविटी ग्रोथ और स्टडीली ह्यूमन कैपिटल ग्रोथ जो है उसकी भी जरूरत बहुत ज्यादा है। द की डिटरमिनेंट्स आर, जो की डिटरमिनेंट्स हैं इकोनॉमिक ग्रोथ, उसमें इंक्रीज इन द लेबर फोर्स, ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी। लेबर फोर्स, ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी। न्यू ग्रोथ थ्योरी में हमने एम्फसाइज किया, इट एम्फसाइजेज हाउ रिवार्ड्स टू इनोवेशन कंट्रीब्यूट टू हायर ग्रोथ रेट्स। डिफरेंट रिवार्ड्स और फोकस जो है वो हायर प्रोडक्टिविटी रेट पे उसने बहुत ज्यादा उसके असरात हैं। फंडामेंटल फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू अ नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कौम की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया।
Nations that encourage education have strong system of property rights, allow creative destruction and to avoid protections have higher levels of productivity and economic development. उधर ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट रूट पे वो आते हैं जो पहले नंबर 1 पे एजुकेशन को इनकरेज करते हैं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स करते हैं, पेटेंट्स को इनकरेज करते हैं, अलाउ क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, जो ऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू आइडियाज़, और पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को इनकरेज करती हैं कौमें, टू अवॉइड प्रोटेक्शनिज्म, ओवर प्रोटेक्शनिज्म को अवॉइड करके ओपन इकोनॉमी क्लोजरली आउटवर्ड हो जाते हैं, दे इनकरेज देयर पीपल एंटरप्रेन्योरशिप्स एंड एवरीवन to work hard and contribute well in the economic cycle. How do we define economic growth? हमने इसमें लेक्चर में पढ़ा, और productivity increases the heart of economic growth, savings पे बात हुई, a fundamental determinant of the economic growth, और new growth theory and the determinants of growth पे भी हमने बात की कि ये चीज़ें, productivity और economic development के relationship पे भी हमने डिटेल में बात की. So with this we finish our academic lecture which is lecture 7, और इसकी समरी मैंने आपसे तफसीलन शेयर की है. मैं अल्लाह से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपको इसकी समझ बूझ और वी शुड अंडरस्टैंड, और इसको बेहतरीन नए एवेन्यूज़ हमारे दिमाग के खोले, मेरे आपके और हम के लिए बेहतर हो. अच्छा, ये लास्ट पे मैं आपको पता है कि मैं अपने लेक्चर के शुरू में भी कोई चीज़ शेयर करता हूँ, इट्स माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स, और लेक्चर के एंड पे भी बात करता हूँ. तो ये स्लाइड शो करती है, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस ऑफ अल्लाह. फॉरगिवनेस इट इज वेपन दैट ब्रिंग्स यू बैक टू अल्लाह एंड ड्राज यू क्लोजर टू हिम. यानी आप जब फॉरगिवनेस के पाथ पे आ जाते हैं, जब आप सेल्फ नेगेशन कर लेते हैं, आप अपनी ईगो को थोड़ा नीचे ले आते हैं, ईगो के झंडे को नॉन ईगोइस्टिक हो जाते हैं, प्रिंसिपल सेंटर्ड हो जाते हैं, और जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही दूसरों के लिए पसंद करते हैं, और अल्लाह से फॉरगिवनेस मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ी अनायत करते हैं. तो ये स्टेटमेंट है जो मैं आपसे शेयर करता हूँ. नेवर अंडर एस्टिमेट, कभी भी अंडर एस्टिमेट इस बात को ना करें, द पावर ऑफ आस्किंग फॉरगिवनेस. या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे इंसानियत के लिए भलाई दे दे, सोर्स ऑफ कम्फर्ट पॉइंट. हर लम्हे हर वक्त भलाई और फॉरगिवनेस मांगते रहें. इट्स अ वेपन दैट ब्रिंग्स यू बैक टू अल्लाह. ये वो वेपन, वो हथियार, वो कंफर्ट, वो रूट है जो आपको दोबारा अल्लाह पाक की तरफ ले जाते हैं, एंड ड्राज यू क्लोजर टू हिम. ऑब्वियसली जब आप क्रिएचर से, OEM से माफ़ी मांगते हैं, एंड यू वांट टू रिव्यू योरसेल्फ, यू वांट टू बी गुड फॉर द ह्यूमैनिटी, कम्युनिटी एंड एवरीवन, और आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, फॉरगिवनेस मांगते हैं, तो अल्लाह ताला आपकी सुनते हैं, बिकॉज वो आपको माँ की निस्बत, वालदा की निस्बत 70 गुना ज़्यादा प्यार फरमाते हैं. सो आप अल्लाह के कबीले से प्यार करना शुरू कर दें, अल्लाह आपसे प्यार करना शुरू कर देगा. एंड आई शुड डिफाइन का अल्लाह का कबीला कौन है. ह्यूमन बींग्स, इंसानियत, गुडनेस, इंसान, हैवान, चिरंद, परिंद, सारे उसकी बनाई क्रिएशंस हैं. लेट्स लव देम, लेट्स केयर देम, लेट्स क्रिएट कंफर्ट्स फॉर देम, एंड अल्टीमेटली इंशाल्लाह अल्लाह इज विद अस. तो मैं अल्लाह से दुआ गया हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको, हमें किसी वक्त किसी भी स्टेज पे स्वयं अपनी ज़ात पे किसी का मोहताज ना करे, हमें लोगों के लिए सोर्स ऑफ कंफर्ट बना दे, हमारे इल्म को पॉजिटिव साइड पे यूज़ करने की हिम्मत दे, और हमें मुख्तलिफ परेशानियों और नागानी चीज़ों से बचा के रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे. माई ऑल रिगार्ड्स टू यू एंड टू योर पेरेंट्स, एंड बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू एंड फी अमानिल्लाह. अल्लाह ताला मेरा और आपका हमेशा हामी नासर हो. बहुत शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.